Namaskar and welcome back to the channel. So today we're back to read this book at this time, and this was first published in 1959, and it contains lectures given at Institute of Neurology, National Hospital, Queen Square in the years 1957 and 1958. We are on the chapter called Calcium and Phosphorus Metabolism, and we are covering the chapter Calcium, and this is the last video for Calcium, which is also the 8th video for Calcium, and we will finish this topic as well as this chapter in this video. So let's begin. सो लास्ट वीडियो हमने इन शब्दों पे छोड़ी थी कि हम हाइपोकैल्सीमिया के बारे में डिस्कस करेंगे, बट जो स्टार्ट है वो ये है कि हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरकैल्सीमिया का कंपैरिजन ऑथर ने दे रखा है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि हाइपोकैल्सीमिया में होता है, हाइपरकैल्सीमिया में भी जो सिम्टम्स होंगे वो इस वजह से ज़्यादा होंगे कि कैल्शियम का इंक्रीज़ है, एक तो पार्टली इस वजह से, और दूसरा जो कंडीशंस हैं ऑलरेडी जिनकी वजह से कैल्शियम इंक्रीज़ हो रहा है वो भी उन सिम्टम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। यानी कैल्शियम का अपसर्ट साथ में जो डिजीज़, अंडरलाइंग डिजीज़ है, वो भी इस कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। ऑथर ने सिम्टम्स ऑफ हाइपरकैल्सीमिया और सिम्टम्स ऑफ ओवरडोज ऑफ विटामिन डी भी कंपेयर किया है, और उन्होंने बताया है कि वो लार्जली सिमिलर होते हैं, जिसका कारण जो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ नेचुरली अकरिंग हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है वो होता है। इडियोपैथिक हाइपरकैल्सीमिया के केस में कुछ सिम्टम्स जो हाइपरकैल्सीमिया में देखे गए थे विटामिन डी पॉइजनिंग की वजह से वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, पर्सनालिटी ऑल्टरेशन। बट इन द मोर सिवियर एंड प्रोलॉन्ग केसेस ऑफ इडियोपैथिक हाइपरकैल्सीमिया, मार्क्ड growth failure, abnormal feces, raised blood pressure and mental retardation होती है, जो कि ऑब्वियसली कनेक्टेड नहीं है हाई लेवल ऑफ सीरम कैल्शियम से, लेकिन रिडक्शन ऑफ हाई सीरम कैल्शियम जो है मे लीड टू रिग्रेशन ऑफ सम ऑफ दीज सिम्टम्स। बाकी बहुत ज़्यादा सिवियर केसेस जो अपीयर होते हैं, तो इसका मतलब उसमें हाई कैल्शियम के साथ साथ और भी अंडरलाइंग कॉजेज इन्वॉल्व हैं। और जो केसेस आए हाइपरकैल्सीमिया के, जैसे कि सार्कोइडोसिस, इमोबिलाइजेशन, तो ये कैजुअल कंडीशंस ऐसे सिम्टम्स प्रोड्यूस करेंगी जो ओवरशैडो कर देंगे या ढक देंगे उन सिम्टम्स को जो खाली हाइपरकैल्सीमिया की वजह से होते हैं, और ऐसा लगने लगेगा इन केसेस में कि हाइपरकैल्सीमिया तो सिम्टमलेस है। एक इंटरेस्टिंग फैक्टर या एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन भी ऑथर ने अपने लेक्चर में बताया है। उन्होंने बताया है कि इट इज़ ऑफ इंटरेस्ट टू कंपेयर द फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ कैल्शियम विद द सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड बाय अबनॉर्मल कैल्शियम लेवल्स। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंटली कैल्शियम को लो करते हैं तो हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व्स एंड मसल्स प्रोड्यूस होती है। नर्व्स और मसल्स को निकाल के उनको ऐसे फ्लूइड में रखते हैं जहाँ पे कैल्शियम लो है, तो हाइपर एक्साइटेबिलिटी प्रोड्यूस हो रही है उन नर्व्स और मसल्स में। वहीं हम जब एक्चुअल में देखते हैं कि लो कैल्शियम में एक्चुअल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम न्यूरॉन टू न्यूरॉन जो है रिड्यूस हो रहा है। एक्सपेरिमेंटली हाइपर एक्साइटेबिलिटी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन एक्चुअल में न्यूरॉन टू न्यूरॉन जो ट्रांसफ़र है मैसेजेस का या स्टिमुलस का, वो रिड्यूस हो रहा है। लेकिन इस सिनेरियो में जो मैच हो रहा है वो ये हो रहा है कि हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व एंड मसल जो क्लिनिकली प्रेजेंट है एंड स्पॉन्टेनियस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस जो कि लो कैल्शियम की वजह से टेटनी में प्रोड्यूस होते हैं, ये जो है सिम्टम्स या साइंस कह लीजिए, ये मैच होते हैं। और उस वक्त ये भी स्पेकुलेशन लगाई गई कि जो हमें एलिमेंट ऑफ मेंटल रिटार्डेशन मिलता है वो इस वजह से मिलता है क्योंकि देयर इज़ लैक ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम न्यूरॉन टू न्यूरॉन। तो जब मैसेजेस ट्रांसफ़र होंगे ही नहीं टाइम पे, तो डेफिनेटली बॉडी मेंटली रिएक्ट भी नहीं करेगी और फिज़िकली भी रिएक्ट करने में टाइम लगेगा, जिसको अगर मोटे तौर पे देखें तो एक मेंटल रिटार्डेशन की पिक्चर क्रिएट होगी। अब हाइपरकैल्सीमिया के केस में सिम्टमेटोलॉजी एक्सप्लेन करना उस वक्त बहुत ज़्यादा लेस ऑब्वियस दिख रही थी। जो बेदिंग फ्लूइड में कैल्शियम इंक्रीज़ करके एक्सपेरिमेंट किया जाता था, एक्सपेरिमेंटल प्रिपरेशन की जाती थी,
उसकी वजह से डिक्रीज इन एक्साइटेबिलिटी विद अल्टीमेटली अ कंप्लीट नर्व ब्लॉक देखा जाता था। और फिर इसको एसोसिएट होने लगा कि एक्सपेरिमेंटली कंप्लीट नर्व ब्लॉक प्रोड्यूस हो रहा है। तो और जो क्लिनिकल पिक्चर आ रही है पेशेंट में वो थी मस्कुलर वीकनेस एंड लॉस ऑफ टोन। तो वो इस डिक्रीज इन एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व या नर्व ब्लॉक के साथ एसोसिएट की जा रही थी। अब मसल टोन के चेंज होने का कॉज तो थोड़ा थोड़ा मिल गया, लेकिन इंडेफिनिट पर्सनालिटी चेंजेस, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट और मेंटल रिटार्डेशन और बाकी सिम्टम्स जो इडियोपैथिक हाइपरकैल्सीमिया में पाए जाते हैं, उनके जो किस वजह से हो रहे हैं, क्या एक्शन हो रहा है, क्या बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये पाया जाना बहुत मुश्किल था। उसका रीज़न आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल था। अब पिछली वीडियोस में से किसी एक में हमने ये केस स्टडी किया था जिसमें सिवियर पॉइजनिंग हो गई थी विद ओवरडोज ऑफ विटामिन डी, यानी टॉक्सिक डोजेस ऑफ विटामिन डी की हो गई थी और इतना अबनॉर्मली हाई कैल्शियम जिसकी वजह से हो गया था एंड उस पेशेंट की डेथ हो गई थी। तो वो डेथ जो अकाउंट की थी पेशेंट के एनालिसिस के बाद, वो ऑथर ने बताया कि टोटल नर्व ब्लॉक विच अकर्स विथ हाई कैल्शियम लेवल्स, इस वजह से वो डेथ का रीज़न बताया जा रहा था कि कंप्लीट नर्व ब्लॉक हो गए तो इम्पल्सेस ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, यानी रेस्पिरेशन में ब्लॉकेज आएगा, बाकी सारे फंक्शंस में ब्लॉकेज आएगा और अल्टीमेटली वो डेथ हो गई। विटामिन डी ओवरडोज की वजह से यानी टॉक्सिक पॉइजनिंग की वजह से जो थर्स्ट और पॉलीयूरिया हुए थे वो एसोसिएट किए गए थे ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हाइपरकैल्सीमिया ऑन द ट्यूब्यूल, क्योंकि जो दो कंडीशंस हैं वेयर इट इज़ मोस्ट मार्क्ड, यानी विटामिन डी पॉइजनिंग और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में, तो वहाँ दोनों में विटामिन डी और पैराथॉर्मोन जो है रीनल ट्यूब्यूल को इफ़ेक्ट करते हैं। लेकिन इस केस में जो हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, एक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिला था। एक तरफ उसमें मस्कुलर हाइपोटोनिया था, मतलब मसल्स जो है टोन डिक्रीज थी, फ्लैसिड हो गए थे, लेकिन दूसरी तरफ इंक्रीज टेंडन रिफ्लेक्सेस थे। तो जैसा कि केस में डिस्क्राइब किया गया था, बट ऑथर का इसमें कहना है, ऑथर यानी मिस्टर डब्ल्यू पेन जो इस चैप्टर के ऑथर है, उनका कहना है कि ये मोर एपेरेंट होगा दैन रियल। क्यों? क्योंकि जो कंप्लीट फ्लेसिडिटी ऑफ ऑपोजिंग मसल्स इसमें होगी, यानी सारी मसल्स जो है रिलैक्स्ड पड़ी हैं। अब एक को छेड़ोगे तो ऐसा अपीयर होगा कि दूसरी जो है टाइटन हो रही है, तो ये एपेरेंट ज़्यादा उनको लगा rather than real. So this was it for the chapter called Calcium and Phosphorus Metabolism in Nervous Disorders. और सबसे पहले वीडियो में हमने फॉस्फोरस कवर किया था, उसके बाद सारी वीडियोस में हमने कैल्शियम के बारे में जो भी ऑथर ने इन्फॉर्मेशन दी थी वो कवर की थी। एक डिस्क्लेमर मैं एंड में देना चाहूँगी कि ये सिंस 1959 में पब्लिश हुई थी बुक, तो ये इन्फॉर्मेशन तभी की है, फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1959 में, तो इन्फॉर्मेशन तभी 1940s 1950s से रिलेटेड है। So thank you so much for watching this video. Please like the video, share the video and share your opinions in the comment section. Thank you so much. Bye bye. Take care.